नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है और ये फैसला सीधे सीधे जुड़ा है राज्यपालों की शक्तियों से। एक ऐसी कन्फ्यूजन, एक ऐसी अस्पष्टता जो सालों से चली आ रही थी, अब कोर्ट ने उसे साफ कर दिया है। और यकीन मानिए, इसका असर भारत के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पे पड़ने वाला है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये बिलों पर देरी का मामला आखिर है क्या और ये एक संवैधानिक संकट कैसे बन जाता है। फिर हम संविधान के आर्टिकल 200 को समझेंगे जो गवर्नर की शक्तियों के बारे में है। इसके बाद हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले पर आएंगे, उसके की पॉइंट्स को जानेंगे और देखेंगे कि इसका हमारे शासन पर क्या असर पड़ता है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी मेंस एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है वो बिलों पर होने वाली देरी का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, वो किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए मतलब इंडेफिनेटली रोक कर नहीं बैठ सकते। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, इसी को आज हम लोग डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल डिले मतलब एक प्रक्रिया में देरी का मामला नहीं है। जब कोई गवर्नर किसी बिल को पास ही ना करे, उसे अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख ले, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक संवैधानिक संकट बन जाता है और इसका सीधा असर हमारे फेडरलिज्म पर पड़ता है। तो सोचिए, एक तरफ है राज्य की चुनी हुई सरकार जिसे लोगों ने वोट देकर भेजा है, वो एक कानून बनाना चाहती है, बिल पास करती है, और दूसरी तरफ है गवर्नर साहब जो उस बिल पर अपनी सहमति ही नहीं दे रहे। तो होता क्या है, एक डेड लॉक, शासन में एक तरह का गतिरोध पैदा हो जाता है। असेंबली का सारा काम रुक जाता है और जनता ने जो मैंडेट दिया था वो एक तरह से बेकार हो जाता है ना? ठीक है, तो आप जरा संविधान की किताब खोलकर देखते हैं। इस पूरी कहानी का जो हीरो या विलेन जो भी कह लीजिए, वो है हमारे संविधान का आर्टिकल 200। तो ये आर्टिकल 200 क्या कहता है? ये आप कह सकते हैं गवर्नर के लिए एक तरह की रूल बुक है। जब भी कोई बिल विधानसभा से पास होकर उनके पास आता है तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये आर्टिकल 200 बताता है। तो देखिए, गवर्नर के पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें, साइन कर दें और बिल कानून बन गया, सिंपल। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक लें। तीसरा, वो बिल को वापस विधानसभा के पास भेज दें कि भाई इस पर जरा फिर से सोच विचार कर लो। और चौथा ऑप्शन है कि बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दें उनके विचार के लिए। अब सारा जो झगड़ा था वो इसी दूसरे ऑप्शन को लेकर था, सहमति रोकना, मतलब टू विदहोल्ड असेंट। इसका आखिर मतलब क्या है? क्या गवर्नर बिल को बस रोक कर हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल था। और बस इसी सवाल का जवाब देने के लिए पिक्चर में एंट्री होती है सुप्रीम कोर्ट की। कोर्ट ने आर्टिकल 200 के अंदर जो ये कन्फ्यूजन थी उसे दूर करने के लिए ही ये फैसला सुनाया है। ये फैसला इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया है और उन्होंने गवर्नर के रोल को एक टाइम फ्रेम में बांधने की कोशिश की है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप अनिश्चित काल तक बैठे रहें। कोर्ट ने जो कहा उसका निचोड़ यही है कि आप सहमति रोकने की पावर का इस्तेमाल करके लेजिस्लेचर को हमेशा के लिए वीटो नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पर फैसला ही नहीं लूंगा। ये एक तरह का पॉज बटन हो सकता है, स्टॉप बटन नहीं। तो चलिए अब इस फैसले को और बारीकी से समझते हैं। एक एक करके इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। कोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लाइन यही थी, असीमित समय तक रोकने का अधिकार नहीं। यही इस पूरे जजमेंट का कोर है, उसकी आत्मा है। कोर्ट ने कहा कि संविधान आपको यानी गवर्नर को ये ताकत नहीं देता कि आप जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा को हमेशा हमेशा के लिए साइडलाइन कर दें। तो अब से नया प्रोसेस क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। पॉइंट नंबर 1, अगर गवर्नर किसी बिल पर सहमति रोकते हैं तो बात यहीं खत्म नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, उन्हें वो बिल वापस विधानसभा को भेजना ही होगा, इट्स अ मस्ट। पॉइंट नंबर 3, ये वापसी यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए, कोई फालतू की देरी नहीं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट नंबर 4, अगर विधानसभा उस बिल को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें बदलाव करे या ना करे, तो फिर गवर्नर को उस पर सहमति देनी ही पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन।
तो अब सवाल उठता है कि इस एक फैसले का हमारे संविधान और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या बड़ा असर पड़ेगा? देखिए, ये बदलाव बहुत बड़ा है। इस फैसले से पहले एक ग्रे एरिया था, एक कंफ्यूजन थी। गवर्नर बस बिल को रोक कर बैठ जाते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक डेडलॉक बन जाता था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। गवर्नर का रोल एक टाइम बाउंड ड्यूटी बन गया है। अब सहमति रोकना सिर्फ एक प्रोसीजरल स्टेप है, जिसके बाद बिल को वापस भेजना ही पड़ेगा। इसने सालों पुरानी एक संवैधानिक गुत्थी को सुलझा दिया है। अगर एक लाइन में कहें तो इस फैसले ने फेडरलिज्म यानी संघवाद की जड़ों को और मजबूत किया है। अब ये तय हो गया है कि केंद्र का एक नुमाइंदा यानी गवर्नर राज्य की चुनी हुई सरकार के काम में अनिश्चित काल के लिए अड़ंगा नहीं लगा सकता। इससे जो इलेक्टेड बॉडीज है हमारी विधानसभाएं, उनकी ताकत और बड़ी है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी हिस्से पर, जो खास तौर पर मेंस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आर्टिकल्स और एनालिसिस को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि आप अपने आंसर में इनका इस्तेमाल कर सकें। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें 3 सबसे जरूरी आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल 200 जो गवर्नर के ऑप्शंस के बारे में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नई व्याख्या कर दी है। दूसरा है आर्टिकल 201 जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए गए बिलों के बारे में है, और कोर्ट ने साफ किया है कि प्रेसिडेंट के पास भी अनिश्चितकालीन वीटो नहीं है। और तीसरा आर्टिकल 143 का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में तमिलनाडु के गवर्नर ने इसी के तहत कानूनी राय मांगी थी। तो जब आप मेंस में अपना आंसर फ्रेम करेंगे तो इन की टेकअवेज का जरूर इस्तेमाल करें। पहला, ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी यानी संवैधानिक मर्यादा को बनाए रखता है। दूसरा, ये साफ करता है कि गवर्नर कोई पैरेलल लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। कानून बनाना विधायिका का काम है। तीसरा, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को मजबूत करता है। चौथा, एज सून एज पॉसिबल का मतलब अब एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है, न कि अनिश्चितकाल। और पांचवा और सबसे जरूरी, गवर्नर का इनएक्शन भी अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे में है, मतलब अदालतें उनसे सवाल पूछ सकती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब एक सवाल आपके लिए, इसे लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सवाल है, विधेयकों पर सहमति देने की राज्यपाल की शक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला भारत में संसदीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।